हेलो एवरीवन। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या करने वाले हो तो आपने एसएससी, बैंकिंग या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन आज हम एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता। इसकी नोटिफिकेशंस लगभग हर साल आती है और बहुत कम कंपटीशन होता है इसमें। मतलब कंपैरेटिवली अगर बाकी एग्ज़ाम्स से हम करें कंपेयर इसको तो इतना कंपटीशन नहीं होता इसमें। तो अगर आप कन्फ्यूज़ हैं इसके बारे में कि इसमें क्या सिलेबस होता है, क्या एज क्राइटेरिया होता है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो आपको इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में और आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, डीएम भी कर सकते हो। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सेबी ग्रेड ए 2026 के बारे में। सेबी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि सेबी एक मार्केट रेगुलेटर है जो सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करता है, जो स्टॉक मार्केट हमारी होती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसके बारे में जानते हैं, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि ये क्या है एक्चुअल में। ठीक है? ये असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है और सेबी इसके लिए हर साल लगभग रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाता है। 2026 की नोटिफिकेशन पेंडिंग है, अभी आई नहीं है। आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाएगी, 1 या 2 मंथ्स में इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है? पहले हम एज क्राइटेरिया देखते हैं। इसके लिए मिनिमम एज हम 21 मान के चलते हैं, क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो मुझे इसकी मिनिमम एज कहीं नहीं मिली। लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम्स में 21 ईयर्स होती है, तो इसमें भी मुझे लगता है कि 21 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है दिया हुआ, उस हिसाब से 21 आप मान के चलो। मैक्सिमम एज इसमें दी हुई है 30 ईयर्स होनी चाहिए आपकी। इसमें रिलैक्सेशन है उसके बाद, जैसे बाकी एग्ज़ाम्स में भी होती है। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, एससी/एसटी के लिए 5 ईयर्स की, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जनरल के हैं जो बच्चे, उनके लिए 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। ओबीसी में है 13 ईयर्स की रिलैक्सेशन है उसके लिए, और जो एससी/एसटी में है उनके लिए 15 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। ठीक है? अभी हम इसमें इसकी सैलरी देख लेते हैं, जो बहुत अच्छा खासा पे करता है सेबी अपने एम्प्लॉइज़ को। इसकी जो बेसिक पे है वो बहुत ज़्यादा है, 62,500 है। उसके बाद डीएनएस अलाउंस 20,000, स्पेशल अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, फैमिली अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये सब मिला के जो इसकी ग्रॉस सैलरी बनती है 1,84,000 बनती है। ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, आप कौन सी सिटी में हैं। सिटी एक्स वाई जेड, उनके बिहाफ पे ये सैलरी है। ठीक है? ये मुंबई की सैलरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद डिडक्शंस इसमें होते हैं, जैसे एनपीएस है, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ग्रुप इंश्योरेंस, अदर डिडक्शंस, इन सबको मिला के 32,000 के अराउंड बनती है आपकी डिडक्शंस। तो जब हम ये इससे माइनस करते हैं तो आपकी आपकी इन हैंड सैलरी बनती है, जो कि है 1.5 लाख के अराउंड। इसके अलावा ये सिर्फ आपकी सैलरी है, इसके अलावा से भी बहुत सारे अलाउंसेस पे करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, जैसे मेडिकल बेनिफिट्स, लीव फेयर कंसेशन, एजुकेशन अलाउंस, कंप्यूटर स्कीम कुछ होती हैं सेबी की, वो पे करता है सेबी। उसके बाद सब्सिडाइज्ड लंच फैसिलिटी आपको मिलती है। एनपीएस एंड अदर बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंस होते हैं जो मैंने इसमें ऐड नहीं किए, आप वेबसाइट्स पे जाके इसके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे अलाउंस और भी होते हैं इसमें। ठीक है? तो सैलरी हमने देख ली। उसके बाद हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। आप इसमें आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास, या फिर इसके अलावा अगर आपने आपकी बैचलर्स डिग्री लॉ में है तो भी आप एलिजिबल हैं, इंजीनियरिंग में है तो भी एलिजिबल हैं, सीए, सीएफए, सीएस जैसे कुछ प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, अगर आपने वो कर रखे हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा आईसीडब्ल्यूए कॉस्ट अकाउंटेंट का अगर आपने कोर्स कर रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल है। ठीक है? इनमें से एक आपके पास होना चाहिए। ओके? अभी हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में फेज़ 1 होता है पहले, जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं। उसके बाद फेज़ 2 होता है, उसको हम मेंस बोलते हैं। जब आप फेज़ 2 क्लियर करते हैं तो उसके बाद आप इंटरव्यू में जाते हैं। ठीक है? तो फेज़ 1 क्वालीफाइंग होता है, उसको क्वालीफाई करने के बाद आप फेज़ 2 में, उसका इंटरव्यू में। ठीक है? फेज़ 1 में आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं इसमें, पेपर 1 और पेपर 2। इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी हम ओवरव्यू ले लेते हैं पहले। 200 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है, 100 मार्क्स का पेपर 2 होता है। 60-40 का टाइम मिलता है हमें। पेपर 1 के लिए 60 मिनट्स मिलते हैं और 40 मिनट्स हमें पेपर 2 के लिए मिलते हैं इसमें। वैसे ही फेज़ 2 में है, पेपर 1 और पेपर 2 200 मार्क्स का, 100-100 मार्क्स के दोनों पेपर होते हैं। 60 मिनट्स हमें पेपर 1 में मिलते हैं, 40 मिनट्स हमें पेपर 2 में मिलते हैं। ठीक है? उसके बाद इंटरव्यू होता है,
जो फाइनल सिलेक्शन आपकी होती है वो इंटरव्यू प्लस फेज 2 के मार्क्स ऐड ऑन होते हैं, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है लास्ट। ठीक है, अभी हम प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न देखते हैं। प्रीलिम्स में जैसे मैंने बताया आपको 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपकी जनरल एबिलिटी चेक करी जाती है। इसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है, इसके लिए आपको 1 घंटा मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर 2 होता है जिसमें आपकी प्रोफेशनल एबिलिटीज चेक करी जाती हैं। इसमें कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हम बोल सकते हैं इसको। इनमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का पेपर 2 होता है, 40 मिनट्स हमें इसमें मिलते हैं। ठीक है, जो प्रीलिम्स होता है वो क्वालिफाइंग होता है, 200 मार्क्स का होता है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, उसके बाद आप फेज 2 में जाएंगे इसको क्वालिफाई करने के बाद। फिर फेज 2 की बात करते हैं हम, जिसको मेंस भी बोलते हैं। इसमें भी हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है इंग्लिश का, इसमें एस्से, प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाती है। 100 मार्क्स का ये भी होता है, इसमें आपको 1 घंटा मिलता है। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 जो होता है उसमें आपके अलग अलग स्ट्रीम्स से हो सकती हैं, जिस स्ट्रीम से आपने फिल किया हुआ है उस स्ट्रीम का एग्ज़ाम होगा इसमें। जनरल स्ट्रीम में कॉमर्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपने लीगल से फिल किया है तो उसमें लॉ के सब्जेक्ट्स होंगे, आईटी से फिल किया है तो आईटी के सब्जेक्ट्स होंगे, अगर आपने रिसर्च से फिल किया है तो आपके इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स होंगे, अगर आपने लैंग्वेज से फिल किया है तो आपके हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया फेज 1 में जैसे था वैसे ही फेज 2 में भी है। पेपर 1 100 मार्क्स का है, 1 घंटा मिलता है इसमें, और पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का है, इसमें आपको 40 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स का होता है फेज 2 भी। इसमें जो आपके मार्क्स आते हैं वो वेटेज आपकी जैसे दी हुई है, पेपर 1 की 1/3 है, पेपर 2 की 2/3 है। ठीक है, वो दोनों ऐड होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद इंटरव्यू और फेज 2 के जो मार्क्स होते हैं वो ऐड ऑन होकर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। इंटरव्यू के बारे में देख लेते हैं। इंटरव्यू आपका किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि शायद सेबी है तो शायद ये इंग्लिश में ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश या हिंदी आप किसी भी लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो फोकस एरियाज होते हैं क्वेश्चंस के, एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर पूछे जाते हैं, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको कोई है तो उसके ऊपर पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर पूछे जाते हैं, सेबी के का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, और करंट अफेयर्स जो हम डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, जो फेज 2 मेंस है उसका 85% वेटेज है आपकी, और इंटरव्यू है उसकी 15% वेटेज है। ये आपको उस हिसाब से क्वालिफाई करना होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया, इसकी फाइनल मेरिट उसके बिहाफ पे बनती है। ओके, अभी हम सिलेबस देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसका। पेपर 1 का सिलेबस जैसे मैंने बताया, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके ये पूछा जाता है। मैक्सिमम पोर्शन इसका करंट अफेयर्स कवर करते हैं, और कुछ कुछ पोर्शन बैंकिंग अवेयरनेस का आता है। स्टैटिक जीके बहुत कम पूछी जाती है इसमें। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। इसमें आरसी, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, वोकेबलरी और कुछ कुछ टॉपिक्स और होते हैं इंग्लिश के, वो पूछे जाते हैं। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको शायद पता होगा सिलेबस। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल से चेक कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वांट में अरिथमेटिक, स्पीड मैथ्स और डीआई, ये कुछ टॉपिक्स होते हैं, ये पूछे जाते हैं। और रीजनिंग का होता है उसमें पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये आपने सुना ही होगा। ये कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो पेपर 1 में पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर 2 जैसे मैंने पहले बताया, इसमें कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कंपनीज एक्ट, कॉस्टिंग, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फेज 2 का सिलेबस देख लेते हैं। फेज 2 में जैसे मैंने बताया आपको, डिस्क्रिप्टिव होता है, एस्से, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें ये पूछा जाता है, ये आपको टाइप करना होता है। ठीक है, पेपर 2 स्ट्रीम वाइज होता है, जैसे मैंने बताया आपको, इसमें कॉमर्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग वगैरह वगैरह जनरल स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स हैं, ये इनके बारे में पूछा जाता है। लीगल में लॉ के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, आईटी में आईटी के, रिसर्च, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने इसके बारे में सब कुछ आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।